हरियाणा विधानसभा चुनावों के जो नतीजे आए उसने सबको चौंका दिया। हरियाणा में एक बार फिर से भाजपा ने बहुमत हासिल किया और हरियाणा में एक बार फिर से भाजपा की सरकार बनने जा रही है। सरकार के बाद जो अगला कार्य होगा वो मंत्रिमंडल के विस्तार का होगा। हरियाणा में कौन मंत्री बनने जा रहा है, इसको लेकर आज हम चर्चा करेंगे और चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार देवीलाल बारना। आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। तो क्या लगता है, अब सरकार बन चुकी है, भाजपा ने बहुमत हासिल किया है, 48 सीट 90 में से वो जीतने में कामयाब रही। तो क्या लगता है इस बार कौन कौन जो मंत्रिमंडल होगा उसमें शामिल हो सकते हैं, कौन से वो चेहरे होंगे जिनका नाम लिया जा सकता है कि ये इस बार जो सरकार बनेगी उसमें मंत्री होंगे? पहले तो आपने एक बात कही कि जो चुनाव परिणाम आया है वो बड़ा ही चौंकाने वाला परिणाम है। इस बात में कोई दो राय नहीं है, क्योंकि पूरे जो भी आंकड़े पहले आए, सर्वे पहले हुए, उन सब में ये दिखाया जा रहा था कि कांग्रेस की सरकार हरियाणा में बन रही है। लेकिन चुनाव परिणाम जैसे ही आया तो सबको चौंका दिया। और इसमें एक और चौंकाने वाली बात है कि हरियाणा सरकार में जो नायब सरकार में मंत्री थे, उन मंत्रियों में से भी ज़्यादातर मंत्री जो हैं वो हार चुके हैं। उनमें से सिर्फ 2 ही मंत्री ऐसे हैं जो दोबारा चुनकर विधानसभा पहुंचे हैं, जिसमें महिपाल डांडा हैं, जो कि हालांकि खट्टर सरकार में वो मंत्री नहीं थे लेकिन नायब सरकार में वो मंत्री बने। और दूसरे जो खट्टर सरकार में भी और नायब सरकार में भी कैबिनेट मंत्री रहे मूलचंद शर्मा, वो भी अब की बार जीत कर आए हैं। तो ऐसे में ये बड़ी बात हो जाती है कि अब कौन कौन मंत्री बनेगा। हालांकि ये भी लगभग तय सा ही माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री जो होंगे वो लगभग नायब सैनी होंगे। तो नायब सैनी के मंत्रिमंडल में कौन कौन शामिल रहेंगे? मैं यहाँ आपको रोकना चाहूँगा। आपने नायब सैनी का नाम लिया कि मुख्यमंत्री एक बार फिर से हरियाणा के बनेंगे, लेकिन अनिल विज जो 7 बार के विधायक भी रह चुके हैं और अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं, उनकी दावेदारी को मुख्यमंत्री पद को लेकर कैसे देखते हैं? देखिए, अनिल विज भारतीय जनता पार्टी के बड़े चेहरे हैं और अब की बार वो 7वीं बार चुनकर विधानसभा में पहुंचे हैं। तो ऐसे में उनको नज़रअंदाज तो नहीं किया जा सकता। लेकिन उनकी जो पीछे नायब सरकार जब बनी, खट्टर सरकार में वो कैबिनेट मंत्री थे, और जब खट्टर मनोहर लाल 2014 में मुख्यमंत्री बने, उस वक्त भी ये बड़ी चर्चाएं थी कि अनिल विज जो हैं वो मुख्यमंत्री बनेंगे। 2019 में भी भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही चेहरा तय कर दिया था कि मनोहर लाल खट्टर ही मुख्यमंत्री होंगे। तो फिर वो उनको कैबिनेट में शामिल किया गया और गृह मंत्री हरियाणा का बनाया गया। लेकिन जब 6 महीने पहले मनोहर लाल ने इस्तीफा दिया और नायब सिंह को मुख्यमंत्री बनाया गया, तो उस वक्त इनकी नाराज़गी सामने आई और ये कह रहे थे कि मैं इतना पुराना विधायक हूँ। जब हरियाणा में 1 या 2 विधायक बनते थे तो अनिल विज उसमें होते थे। अनिल विज विधायक भारतीय जनता पार्टी के होते 7 बार विधायक बन हाँ, अब की बार 7वीं बार वो जीत कर कह सकते हैं 35 वर्ष उनको हो चुके हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल कहा जा सकता है। लेकिन अब जबकि भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही चेहरा तय कर दिया है कि कई बार प्रदेश अध्यक्ष ने भी कहा और भारतीय जनता पार्टी द्वारा बार बार कहा जा रहा था कि नायब सिंह ही मुख्यमंत्री होंगे। तो ये तो लगभग तय है कि मुख्यमंत्री जो है वो नायब सिंह होंगे, लेकिन अनिल विज को इग्नोर नहीं करेंगे, ये देखने वाली बात होगी। और सेकंड, इस बार जो चर्चा एक और भी चल रही है कि हरियाणा में 2 उप मुख्यमंत्री बनाए जा रहे हैं। तो 2 उप मुख्यमंत्रियों में एक अनिल विज हो सकते हैं। तो दूसरा नाम किनका हो सकता है? तो दूसरा नाम जो है, देखिए, राव इंद्रजीत सिंह बड़ा चेहरा हरियाणा के हैं और दिग्गज नेता हैं। उनकी बेटी भी जीत कर आई है, तो वो उस प्रकार की अटकलें चली हुई हैं। और यही नहीं, कई बड़े नेता जीत कर आए हैं, जो उसमें कोई भी नाम हो सकता है उप मुख्यमंत्री में। तो ये ऐसा संभव है। तो फिर से उसी सवाल पर लौटते हैं कि जो मंत्रिमंडल होगा उसमें कौन कौन से ऐसे चेहरे हैं जो शामिल हो सकते हैं? देखिए, इसमें कई चेहरे ऐसे हैं जो पहले मंत्री रह चुके हैं। अब उस साइड से अगर देखें तो फरीदाबाद से हैं विपुल गोयल, 2014 में वो मंत्री रहे
और वैश्य समाज से उद्योग आते हैं। मंत्री समय हाँ, में। उद्योग मंत्री वो 2014 में बने। और वैश्य समाज से भी आते हैं, तो उनको मंत्री बनाया जा सकता है। दूसरे राव नरबीर सिंह हैं, 2014 में ही वन मंत्री वे बने। तो हालांकि 2019 में वे विधानसभा नहीं पहुंचे, तो लेकिन अब की बार वे काफ़ी अच्छे मार्जिन के साथ विधानसभा में पहुंचे हैं, उनको मंत्री बनाया जा सकता है। अनिल विज तो बड़ा चेहरा है, वो तो मनपसंद अपनी सीट लेंगे, ऐसा मतलब लग रहा है। इसके अलावा भी अगर यदि बात करें तो जींद साइड में, जो कि जाटलैंड जिसको कहा जाता है, और वहाँ कृष्ण मिड्ढा लगातार तीसरी बार चुनकर वो आए हैं। एक बार उपचुनाव उन्होंने लड़ा। उनकी काफी संभावना इस बार जताई हाँ। जा रही है कि मंत्रिमंडल हाँ हाँ बिल्कुल, 2019 से पहले एक बार उपचुनाव में वो जीत कर आए, 2019 जीता, और अब की बार 2024 में भी वे ठीक ठाक मार्जिन से जीत कर आए हैं, तो उनको मंत्री बनाया जा सकता है, पंजाबी चेहरा है। और इसके बाद बल्लभगढ़ से जो जीत कर आए हैं मूलचंद शर्मा, पहले भी कैबिनेट मंत्री हैं, इनका भी लगभग अब की बार मंत्री बनना लगभग तय है। इसके बाद गोहाना से अगर उस साइड से चलें तो गोहाना से अरविंद शर्मा हैं, जो कि 3 बार सांसद रह चुके हैं। रोहतक से रहे हैं, सोनीपत हाँ, से, करनाल से, सोनीपत से, और रोहतक से तो देखो दीपेंद्र हुड्डा को उन्होंने हराया था। तो वो अब की बार गोहाना से जीतकर विधानसभा पहुंचे हैं, तो उनको मंत्री बनाया जा सकता है। इसके बाद की यदि संख्या में देखें तो जाटलैंड से ही यदि बात करें, सिद्धों से राम कुमार गौतम दादा जीत कर आए हैं, तो बड़े चर्चित चेहरे ये रहे हैं। और जजपा में रहे, जजपा के विधायक पिछली बार 2019 में वे बने थे, लेकिन अब की बार सीट भाजपा में शामिल हो गई, सीट चेंज हो गई, और सिद्धों से वो जीत कर आए हैं। उनको भी ब्राह्मण चेहरा है, वो अच्छे बोलने वाले हैं, वक्ता ठीक ठाक हैं, तो उनको मंत्री बनाया जा सकता है। दूसरी तरफ उधर चले यदि पानीपत में, इसराना सीट से कृष्णलाल पंवार जीत कर आए हैं, जो कि 2014 में से पहले इनेलो छोड़कर भाजपा में शामिल हुए थे। बड़ा चेहरा वो माने जाते हैं, और इस 2014 में ही वो जेल मंत्री रहे, तो उसके बाद उनको 2019 में हार गए, तो 2019 के बाद उनको राज्यसभा भेज दिया गया। अब फिर वो कृष्णलाल पंवार जीत कर आए हैं, तो इस बार भी मंत्रिमंडल में उनका नाम हो सकता है। इसके बाद पानीपत से ही वैसे समीकरण बैठाया जाएगा पार्टी के द्वारा कि एक जिले से एक मंत्री हो, यह ऐसा प्रयास किया जाएगा। सभी जातियों से जो है अलग अलग जो जिनका रुतबा ज़्यादा है हरियाणा में, उन समाज से जो मंत्री बनाए जाए, ऐसा भी प्रयास किया जाएगा। तो दूसरे ही पानीपत ग्रामीण से महिपाल डांडा है, हाँ, वो भी अब की बार फिर से वो जीत कर आए हैं। हालांकि मनोहर लाल सरकार में वो मंत्री नहीं थे, लेकिन ठीक ठाक बोलते हैं, अच्छे मार्जिन के साथ वो जीत कर अब की बार भी आए, और नायब सरकार में वे उनको मंत्री बनाया गया था, तो उनको भी अब की बार मंत्री पद मिल सकता है। इसके बाद जीटी रोड बेल्ट से ही अगर देखें तो करनाल जिला जो है, करनाल जिला में यदि सभी सीटों का आंकलन किया जाए तो घरोंडा से हरविंदर कल्याण है। हरविंदर कल्याण ने अब की बार हैट्रिक लगाई है, तीसरी बार वो जीतकर विधानसभा पहुंचे हैं, और काफ़ी ठीक ठाक उनका अच्छा स्वभाव के कारण, वो नरम स्वभाव के कारण जाने जाते हैं। तो हरविंदर कल्याण को मंत्री पद लगभग मिलना तय है, मिलेगा ही लगभग, ऐसा तय माना जा रहा है। और इसके बाद यदि बात करें तो हरियाणा की राजनीति है, और भारतीय जनता पार्टी द्वारा एक शुरुआत भी की गई है कि महिलाओं को भी विशेष रूप से आगे बढ़ाया जाए। तो ऐसे में महिला मंत्री भी बनाई जाएंगी, पहले भी जैसे कलायत सीट से कमलेश डांडा को मंत्री बनाया गया था, उससे पहले पानीपत से कविता जैन सोनीपत से वहाँ से उनको विधायक बनी थी और उनको मंत्री बनाया गया था। अब की बार महिलाओं को लेकर मंत्री बनाने की यदि बात की जाए तो संख्या बढ़ सकती है। संख्या वो कैसे बढ़ सकती है कि अब की बार फर्स्ट नंबर पे जो मैं बात करूं हिसार से,
हिसार से कुरुक्षेत्र सांसद नवीन जिंदल की माता सावित्री। सावित्री जिंदल, जो कि देश की सबसे धनवान लेकिन महिला लेकिन मानी जाती इन्होंने है। आजाद उम्मीदवार के तौर पे बेशक आजाद उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ा, लेकिन जो मेरा आंकलन है, भारतीय जनता पार्टी द्वारा इनको सपोर्ट किया गया, वहाँ सपोर्ट किया गया और अच्छे मार्जिन के साथ, लगभग 20,000 के मार्जिन के साथ ये जीती हैं। और पहले भी 2 बार विधायक रह चुकी हैं, 2005-9 में, और हुड्डा सरकार में उस वक्त ये कांग्रेस में थे, तो मंत्री रह चुकी हैं। अगर नाम सावित्री जिंदल का आया है तो बिजनेस काफी बड़ा है इनका, उद्योग काफी बड़ा है। अगर इनको मंत्री बनाया जाए तो काम ठीक ठाक होंगे, तो ऐसा भी कुछ लोगों के मन में रहता है। और क्या ये भी कारण रहा इनकी जीत का? नहीं, देखिए, सावित्री जिंदल का अपना एक रुतबा है हिसार में, इनका अपना सिस्टम है, काफ़ी अच्छी महिला इनको माना जाता है। और दूसरा, बड़ी उद्योगपति हैं और देश में सबसे धनवान महिलाओं में इनका नाम है, सबसे धनवान महिला ये हैं। तो दूसरा, मतलब कई ऐसे कारण बन जाते हैं। तीसरा, भारतीय जनता पार्टी का साथ इनको मिला, तो ये जीत कर वहाँ पर हिसार से आई हैं, तो मंत्री बन सकती हैं। इन्होंने अपना सपोर्ट जो है वो भारतीय जनता पार्टी को कर दिया है, समर्थन जो है वो कर दिया है। और दूसरी तरफ आगे यदि बढ़े तो शाम से श्रुति चौधरी जीत कर आई हैं, पहले किरण चौधरी की बेटी हैं, जो कि राज्यसभा में मेंबर अभी बनी है। और श्रुति चौधरी पहले भी लोकसभा जो सांसद हैं वो रह चुकी हैं, तो किरण चौधरी चाहेगी कि अगर और चौधरी बंसीलाल के की पोत्री हैं। लेकिन मैं यहाँ पे अब एक चीज जानना चाहूंगा, श्रुति चौधरी की आप बात कर रहे हैं कि वो उनको मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। अभी कुछ दिन पहले ही विधानसभा चुनाव के कुछ दिन पहले ही इनकी माता और इन्होंने जो है किरण चौधरी ने और श्रुति चौधरी ने कांग्रेस छोड़ के भाजपा ज्वाइन की थी जी। तो और जब राज्यसभा भेजने की बात आई तो किरण चौधरी को राज्यसभा भाजपा की तरफ से भेजा गया जी। तो क्या लगता है कि उनको राज्यसभा सांसद जब बनाया गया तो उस अब जो मंत्रिमंडल जो तैयार होगा तो इनकी बेटी का नाम उसमें शामिल हो सकता है? आंकलन आपका भी सही है कि उनको पहले एक पद दे दिया जा चुका है कि राज्यसभा सांसद उनकी माता को बनाया गया, तो शाम से इनको टिकट दी गई। तो हो सकता है, मतलब नाम मंत्री बनाए, लेकिन एक नाम ये है, मंत्री परिषद मंत्रिमंडल जो यहाँ का होगा उसमें श्रुति चौधरी शामिल हो सकती हैं। उसके बाद यदि बात करें राव इंद्रजीत सिंह, तो उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। और बार बार उनकी तरफ से बयानबाजी भी की आई कि इस एरिया से मैं काफ़ी पुराने नेता वो हैं कि उनको मुख्यमंत्री बनाया जाए। तो उनकी बेटी जीत कर आई हैं, तो वे पूरा प्रयास करेंगे कि उनकी बेटी को मंत्रिमंडल में तो शामिल किया जाए, ऐसा है। और अपनी तरफ से उनकी कोशिश भी होगी, केंद्रीय मंत्री हैं कि आरती राव को मंत्रिमंडल में शामिल। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ये नेचुरल बात है। तो उनका प्रयास रहेगा कि उनको मंत्रिमंडल में शामिल करवाया जाए। उसके बाद एक नाम और है कालका से शक्ति शर्मा का, जो कि पूर्व में मंत्री रहे, विनोद शर्मा की पत्नी हैं और राज्यसभा सांसद, हालांकि वो जेजेपी कोटे से बने थे, कार्तिकेय शर्मा, तो उनकी माता हैं। तो इनका नाम भी मंत्रिमंडल में आ सकता है। और ये तो क्या लगता है कि जब जैसे कि जब टिकट बंटवारे की बात होती है, टिकट की सूची जारी की जाती है, उसमें खास तौर पे यह देखा जाता है कि जातिकरण समीकरण है ना, और एक जो महिला को लेके आपने कहा कि महिलाओं की भी भागीदारी हो, उसका भी ध्यान रखा जाता है। तो क्या लगता है कि अब जब मंत्रिमंडल का विस्तार होगा तो ये चीजें वहां भी देखी जाएगी, चाहे वो जातिगत समीकरण की बात हो या फिर महिलाओं की भागीदारी की बात हो? बिल्कुल देखी जाएंगी। ये तो है ही कि कोई भी सरकार जब बनती है तो उसमें सभी जो समाज हैं उनको अग्रणी रूप से लिया जाता है कि कोई भी छूटे ना, कोई भी ऐसा समाज छूटे ना जिसमें भागीदारी सरकार में जिसकी न हो। और एक नाम और छूट जाता है, जैसे जींद से कृष्ण मिड्ढा, वो उनका नाम आया, तो जींद जिले में ही पहली बार नरवाणा में कमल खिलाने वाले
कृष्ण बेदी भी कृष्ण हैं, बेदी। जो कि पहले शाहबाद सीट से शाहबाद सीट। 2014 में वे चुनाव जीते थे। हालांकि बड़ा कम मार्जिन उनका था, 550 या 600 वोट का। तो उस टाइम उनको राज्य मंत्री हरियाणा में बनाया गया था मनोहर लाल सरकार में। नजदीक दो भी रहे हैं वो, जब मुख्यमंत्री थे मनोहर लाल खट्टर, उनके राजनीतिक सलाहकार भी रहे हैं चुनाव हारने के बाद। पुराने भाजपाइयों में भी जिलाध्यक्ष रहे, मतलब पुराने जीरो ग्राउंड से उनकी तो उसका मेहनत जो फायदा है मिल सकता है। वो भाजपा के लिए उन्होंने काम किया है। और अब की बार उनकी शाहबाद से टिकट काट दी थी तो काफ़ी नाराज वो हुए थे, लेकिन अब उनको फ़ायदा मिला बाद में जब नरवाना से उनको टिकट मिली, तो नरवाना से ठीक ठाक मार्जिन से वो जीत कर भी आए हैं। और दलित चेहरा है, दलित चेहरा होने का उनको फ़ायदा काफ़ी मिलेगा और उनको कृष्ण बेदी को मंत्री बनाया जा सकता है हरियाणा सरकार। तो अगर भाजपा की बात की जाए तो कहीं ना कहीं जाटों को साधने की भी कोशिश भाजपा की तरफ से होगी। तो कितने जाट चेहरे लगता है आपको कि मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं, और कौन कौन से वो नाम इनमें से हो सकते हैं? देखिए, इसमें महिलपाल डांडा का नाम तो मुझे लगता है कि जाटों में जो है वो आएगा मंत्रिमंडल में। उसके बाद श्रुति चौधरी का नाम आ सकता वो है। महिला भी है। और हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। और इसके अलावा एक नाम और रह जाता है ओबीसी समाज से, बरवाला से, क्या नाम, रणबीर सिंह गंगवा, जो कि 2019 में विधानसभा पहुंचे थे और डिप्टी स्पीकर उनको बनाया गया था, पहले राज्यसभा सांसद भी रह चुके हैं। तो उनका नाम भी मंत्रिमंडल में आ सकता है, वे मंत्री बनाए जा सकते हैं। अब जो लिमिटेशन है मंत्रियों की वो तो है ही है, लेकिन इन नामों में से चर्चा जरूर होगी और इनमें से मंत्री जो हैं मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं काफ़ी नाम। तो एक मैं सवाल और आपसे पूछना चाहूँगा जी, कि ये कितने मंत्री जो है हरियाणा में बनाए जा सकते हैं? क्या उसकी कोई लिमिटेशन है, या ये निर्भर करता है कि जो सरकार बनी है वो कितने बनाना चाहे? नहीं, सरकार की मनमर्जी नहीं है उसमें। हरियाणा में 12 मंत्री बन सकते हैं और 13वां जो है मुख्यमंत्री वो मुख्यमंत्री होंगे। आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि जैसा कि आपने बताया कि लिमिटेशन जो है सिर्फ 13 जो है मुख्यमंत्री सहित लोग जो है वो मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं। तो ऐसे बहुत से विधायक हैं जो भाजपा में पिछले लंबे समय से हैं, और कोई 2 बार विधायक बना है, कोई 3 बार विधायक बना है। अगर उनके नाम इस मंत्रिमंडल में शामिल नहीं होते, क्योंकि सभी को शामिल नहीं किया जा सकता, जी 13 लोग ही शामिल हो सकते हैं, तो क्या लगता है वो कौन से दूसरे पद होंगे जहां पर उनको सेटल किया जा सकता है? और या फिर जैसे कि टिकट बंटवारे के समय में देखा गया था कि प्रत्याशी जिनको टिकट नहीं मिला वो नाराज दिखाई दिए, है ना? तो कुछ ऐसा मंत्रिमंडल जब का विस्तार होगा वहां भी देखा जा सकता है? देखिए, अब की बार जो भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है, तो चमत्कारित रूप से ऐसा लगता है कि भाजपा सरकार बना रही है। कोई भी ऐसा सर्वे, एग्जिट पोल कोई ऐसा नहीं था जो ये दिखा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी सरकार बना रही है। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा पूरी तरह से आश्वस्त थे कि वे अगले जो मुख्यमंत्री हैं वो होंगे। हाँ, लेकिन नहीं बन पाए। और उनका जब चुनाव परिणाम आया, उनके चेहरे पे जो हाव भाव थे वो बता रहे थे कि वे कितने आश्वस्त थे, ऐसा लग रहा था। और किसानों की यदि बात करें, धान का सीजन है, तो वो लगातार बातचीत भी कर रहे थे व्यापारियों से कि उनकी सरकार आने वाली है तो किस प्रकार से किसानों को खुश किया जाए कि धान की जो है बिकवाली हो। तो मुझे लगता है कि ज़्यादा नाराजगी तो अब की बार किसी की नहीं होगी, क्योंकि इस प्रकार हाँ बहुमत की सरकार है और 3 जो निर्दलीय विधायक हैं वो भी वहाँ चले गए हैं, साथ चले गए सरकार के। तो लेकिन पार्टी भी ये चाहेगी कि जब जो नहीं मंत्री बने और जो वरिष्ठ लोग जो हैं, जो विधायक बने हैं या फिर चर्चित चेहरे हैं, बड़ा चेहरे हैं, तो उनको जो मतलब मंत्रिमंडल में नहीं जा पाए उनको चेयरमैनी भी दी जाएगी। जैसे पिछली बार हुआ जब जजपा को यहाँ शामिल किया गया, या फिर आज़ाद विधायक जो थे उनको समेटने के लिए, साधने के लिए उनको चेयरमैनी दी गई विधायकों को। इस प्रकार भी वही होगा। तो इस वीडियो में हमने चर्चा की उन नामों की जिनको मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है।
देवीलाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपने बिजी शेड्यूल से समय निकाला और यह जानकारी हमारे दर्शकों तक। हरियाणा में नई सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार हो चुका है। इस मंत्रिमंडल में मुख्यमंत्री, नायब सैनी सहित 14 लोगों ने मंत्री पद की शपथ ली है। हरियाणा के मंत्रिमंडल में जातीय समीकरण का भी पूरा ध्यान रखा गया है, जिसमें सबसे अधिक ओबीसी समाज के 4 मंत्री और 1 मुख्यमंत्री सहित 5 चेहरों को जगह दी गई है। अगर इस बार के विधानसभा चुनावों की बात की जाए तो भाजपा ने ओबीसी समाज के मुख्यमंत्री नायब सैनी के चेहरे पर चुनाव लड़ा था। जाहिर सी बात है कि भाजपा ओबीसी समाज के वोट बैंक को साधना चाहती थी, जिसमें वह कामयाब भी रही। दलित वोट बैंक भाजपा का पहले से माना जा रहा था, तो वहीं जाट वोट बैंक की भाजपा से कहीं ना कहीं नाराजगी साफ थी। ऐसे में भाजपा को जाट वोट बैंक से कुछ ज्यादा उम्मीद पहले से नहीं थी, फिर भी कुछ जाट वोट भाजपा लेने में कामयाब रही। शायद यही एक कारण रहा होगा कि भाजपा ने 5 ओबीसी चेहरों को मंत्रिमंडल में जगह दी है। इनके अलावा 2 ब्राह्मण, 2 दलित, 2 जाट चेहरों के साथ साथ 1 पंजाबी, 1 राजपूत और 1 बनिया चेहरे को भी मंत्रिमंडल में रखा गया है। पहले बात करते हैं पंजाबी चेहरे की। पंजाबी समाज से अनिल विज को मंत्रिमंडल में जगह दी गई, जहां 2014 और 2019 में भाजपा ने हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर, जो पंजाबी समाज से संबंध रखते हैं, उन्हें मुख्यमंत्री बनाया था, तो वहीं गृह मंत्री अनिल विज रहे थे। लेकिन 2024 के हुए लोकसभा चुनावों में मनोहर लाल खट्टर को करनाल से लोकसभा का चुनाव लड़ाया गया और नायब सैनी को मुख्यमंत्री बनाया गया था। इसलिए इस बार मंत्रिमंडल में सिर्फ अनिल विज ही एकमात्र पंजाबी होंगे। अनिल विज अंबाला कैंट से 7 बार विधायक बन चुके हैं, जिस कारण उनकी मंत्रिमंडल में दावेदारी भी मजबूत नजर आती है। अनिल विज को हरियाणा के गब्बर के नाम से भी जाना जाता है। श्याम सिंह राणा, राजपूत समाज से श्याम सिंह राणा को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। रादौर से विधायक श्याम सिंह राणा राजपूत समाज के बड़े नेताओं में शुमार है। उनको हरियाणा की राजनीति का एक लंबा तजुर्बा है, जिसके चलते भारतीय जनता पार्टी ने उनको अपने मंत्रिमंडल में शामिल किया है। पूर्व मंत्री कंवरपाल गुर्जर की हार के बाद यमुनानगर जिले के अंतर्गत आने वाली रादौर विधानसभा से विधायक बनने के बाद उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। श्याम सिंह राणा के राजनीति में आने से पहले की बात करें तो वह एक किसान के तौर पर जाने जाते थे। किसान परिवार से आने के चलते वह 2020 में हुए किसान आंदोलन का समर्थन करते भी दिखे, जिसके चलते उन्होंने बीजेपी को छोड़ दिया था। लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को मालूम था कि श्याम सिंह राणा हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार सरकार बनाने में अपनी अहम भूमिका निभा सकते हैं, जिसके कारण भाजपा द्वारा उन्हें मनाया गया। श्याम सिंह राणा के राजनीतिक कैरियर की बात करें तो श्याम सिंह राणा ने 2009 और 2014 के विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी से चुनाव लड़ा था, जहां उन्हें 2014 में जीत मिली थी। विपुल गोयल बनिया समाज से संबंध रखते हैं। उन्होंने 2014 हरियाणा विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ा था, जहां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के आनंद कौशिक को हराकर जीत हासिल की थी। विपुल गोयल को 22 जुलाई 2016 को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की सरकार में फेरबदल और विस्तार के दौरान कैबिनेट मंत्री के रूप में नामित किया गया था। उन्हें उद्योग और वाणिज्य मंत्रालय, पर्यावरण मंत्रालय और उद्योग प्रशिक्षण मंत्रालय सौंपा गया था। हालांकि 2019 के विधानसभा चुनाव में उनका टिकट काट दिया गया था। रणवीर सिंह गंगवा प्रजापति समाज से हैं। वे 2010 से 2014 तक इंडियन नेशनल लोकदल से राज्यसभा के सदस्य रहे हैं। वे 2014 में हरियाणा विधानसभा सदस्य चुने गए थे। उन्होंने तत्कालीन विधायक और मंत्री संपत सिंह और जसमा देवी को हराया था। इसके अलावा वे 2019 में हिसार के नलवा विधानसभा से जीते थे। वे 2019 के चुनाव से ठीक पहले भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे। आरती राव हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री राव वीरेंद्र सिंह की पोती हैं। वह एक शूटर हैं और 15 बार नेशनल चैंपियन रह चुकी हैं। वे पैरा स्पोर्ट्स एसोसिएशन की अध्यक्ष भी हैं। आरती राव का जन्म
3 जुलाई 1979 को हरियाणा के रेवाड़ी में हुआ था। उनके पति हिम्मत सिंह एक बिजनेसमैन है। उनके दादा राव वीरेंद्र सिंह और केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह राजनीति में सक्रिय हैं, जिनके भाजपा में रहते हुए अलग अलग धड़े माने जाते हैं। और आरती राव राव इंद्रजीत सिंह के धड़े से आती हैं। आरती राव 2014 में रेवाड़ी विधानसभा से चुनाव लड़ना चाहती थी, लेकिन पार्टी ने उन्हें टिकट नहीं दिया था। राव नरबीर सिंह अहिर समाज से आते हैं। उन्हें हरियाणा की 2014 भाजपा सरकार में लोक निर्माण विभाग का मंत्री बनाया गया था। उन्होंने 2014 के हरियाणा विधानसभा चुनावों के दौरान बासापुर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार के रूप में जीत हासिल की थी। इनको भी विपुल गोयल की तरह 2019 में टिकट नहीं मिला था, लेकिन इस बार उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। राव नरबीर सिंह के राजनीतिक जीवन की बात करें तो 1987 में जाटूसाना और 1996 में सोहाना से विधानसभा चुनाव सफलतापूर्वक लड़ा। इससे पहले उन्होंने 1987 में राज्य गृह मंत्री और 1996 में हरियाणा सरकार में परिवहन, खाद्य एवं आपूर्ति और सहकारिता मंत्री का पदभार संभाला था। वे 26 वर्ष की आयु में राज्य गृह मंत्रालय का पदभार संभालने वाले देश के सबसे युवा निर्वाचित प्रतिनिधि बने थे। उन्होंने 2009 में गुड़गांव से लोकसभा चुनाव लड़ा, लेकिन असफल रहे। राजेश नागर को स्वतंत्र प्रभार से हरियाणा मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। 2019 में विधायक राजेश नागर ने कांग्रेस के ललित नागर को 33,841 वोटों के अंतर से हराया था। उनका कारोबार बिल्डर और डेवलपर का है। नागर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल और नायब सैनी के करीबी माने जाते हैं। वर्ष 2014 में पहली बार भाजपा से चुनाव लड़े थे, लेकिन कांग्रेस प्रत्याशी ललित नागर से हार गए थे। वर्ष 2019 में भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ा और पहली बार विधायक बने। 2024 में पार्टी ने दोबारा इन पर भरोसा जताया। राजेश नागर को चुनाव में कुल 94,229 वोट मिले। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी निर्दलीय प्रत्याशी ललित नागर को 37,401 मतों से शिकस्त दी और दूसरी बार लगातार विधायक बने। मूल रूप से तिगांव के रहने वाले नागर वर्तमान में बदौला में रहते हैं। वह गुर्जर समाज से संबंध रखते हैं। महिपाल डांडा पानीपत ग्रामीण के विधायक महिपाल डांडा ने हरियाणा की नई सरकार में मंत्री पद की शपथ ली है। लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री नायब सैनी की टीम में शामिल हो गए हैं। महिपाल डांडा ने 1980 के दशक में आरएसएस की युवा शाखा के साथ अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत की थी। वे कॉलेज के समय एबीवीपी के प्रदेश सह मंत्री बने। स्नातक के बाद भारतीय जनता युवा मोर्चा से जुड़ गए। उनको युवा मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। इसके साथ पहले भाजपा के किसान मोर्चा की जिलाध्यक्ष और फिर प्रदेश अध्यक्ष भी बने थे। डांडा ने दारा सिंह रावल को 36,132 वोटों से हराया था। 2019 के चुनाव में उनका टिकट कटने की चर्चा भी चली। बीजेपी आला कमान ने उन पर भरोसा जताया और उनको टिकट दिया। उन्होंने देवेंद्र कादियान को 21,961 वोटों से हराया। उनके मंत्री बनने की चर्चाएं भी उस समय खूब चली, लेकिन वो इस रेस से बाहर हो गए। 2024 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने जीत की हैट्रिक लगाई और अब उन्हें फिर से मंत्री पद दिया गया है। श्रुति चौधरी पूर्व मुख्यमंत्री बंसीलाल परिवार से है। वह राज्यसभा सांसद किरण चौधरी की बेटी हैं। कांग्रेस में इस परिवार का लंबा सफर रहा, लेकिन लोकसभा चुनाव में बेटी को टिकट न मिलने से नाराज किरण चौधरी ने बेटी श्रुति चौधरी संग कांग्रेस को अलविदा कह भाजपा का दामन थाम लिया। श्रुति पहले वकील के तौर पर प्रैक्टिस करती थी। 2005 में अपने पिता की मौत के बाद राजनीति का रुख किया और कांग्रेस पार्टी ने 2009 के चुनावों में भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट से उन्हें टिकट दिया। मुख्य रूप से क्षेत्र में परिवार के लिए मौजूदा सद्भावना के परिणाम स्वरूप उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी इंडियन नेशनल लोक दल के अजय सिंह चौटाला को 55,097 वोटों के अंतर से हराया। इसी सीट से उनके दादा पूर्व मुख्यमंत्री बंसीलाल 3 बार और उनके पिता 2 बार जीत चुके थे। इस हरियाणा विधानसभा चुनावों में तोसाम विधानसभा क्षेत्र से श्रुति चौधरी ने कांग्रेस उम्मीदवार को 14,257 मतों से हराकर जीत हासिल की।
श्रुति चौधरी के मंत्रिमंडल में शामिल करने की एक वजह जाट और महिला दोनों के जातीय समीकरण को साधना भी है। कृष्ण बेदी दलित समाज से आते हैं। उन्होंने 2014 में शाहबाद क्षेत्र से भाजपा के प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ा था, जिसमें उन्होंने जीत हासिल की थी। वह मनोहर लाल के करीबियों में से एक थे, जिसके चलते उनको हरियाणा मंत्रिमंडल में शामिल किया गया था। वो भाजपा में हरियाणा के एक बड़े दलित नेता भी हैं। 2019 विधानसभा चुनाव में उन्होंने शाहबाद से एक बार फिर से चुनाव लड़ा, लेकिन इस बार हार का मुंह देखना पड़ा। 2024 में वह शाहबाद विधानसभा से भाजपा की टिकट मांग रहे थे, लेकिन इस बार भाजपा ने उनको नरवाना विधानसभा से अपना प्रत्याशी बनाया। 2014 की तरह 2024 में भी उनको विधायक बनने के बाद मंत्रिमंडल में लिया गया है। वो एससी समाज के भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं में शामिल है और पहले भी वह मंत्री रह चुके हैं। ऐसे में पहले ही अनुमान लगाया जा रहा था कि कृष्ण बेदी को इस बार भी हरियाणा सरकार के मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। कृष्ण लाल पुवार भी दलित समाज से संबंध रखते हैं। 2009 में उन्होंने इसराना सीट से चुनाव लड़ा और एक स्वतंत्र उम्मीदवार बलबीर को हराकर विधायक के लिए चुने गए। 2014 विधानसभा चुनाव में वह इसराना क्षेत्र से हरियाणा विधानसभा के लिए फिर से चुने गए। उन्होंने कांग्रेस के बलबीर सिंह को हराया। बाद में वह परिवहन, आवास और जेल मंत्री बने। 2019 में भी उन्होंने भाजपा की टिकट पर चुनाव लड़ा, लेकिन उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा, जिसके बाद 2020 में उनको राज्यसभा सांसद चुना गया। 2024 में एक बार फिर वह इसराना विधानसभा से भाजपा के लिए चुनाव लड़े और विधायक बने। अब नायब सैनी की सरकार में मंत्री पद की शपथ ली है। अरविंद शर्मा ब्राह्मण समाज से संबंध रखते हैं। वह रोहतक, करनाल और सोनीपत से सांसद भी रह चुके हैं। इस बार उन्हें विधानसभा चुनाव लड़ाया गया था, जहां उन्होंने जीत दर्ज की। इस चुनाव में उन्हें गोहाना से टिकट दिया गया और इस विधानसभा चुनाव में गोहाना और गुहाना की जलेबी की चर्चाएं जोरों पर रही। हरियाणा विधानसभा चुनावों के जो नतीजे आए उसने सबको चौंका दिया। हरियाणा में एक बार फिर से भाजपा ने बहुमत हासिल किया और हरियाणा में एक बार फिर से भाजपा की सरकार बनने जा रही है। सरकार के बाद जो अगला कार्य होगा वो मंत्रिमंडल के विस्तार का होगा। हरियाणा में कौन मंत्री बनने जा रहा है, इसको लेकर आज हम चर्चा करेंगे और चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार देवीलाल बारना। आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। तो क्या लगता है, अब सरकार बन चुकी है, भाजपा ने बहुमत हासिल किया है, 48 सीट 90 में से वो जीतने में कामयाब रही, तो क्या लगता है इस बार कौन कौन जो मंत्रिमंडल होगा उसमें शामिल हो सकते हैं? कौन से वो चेहरे होंगे जिनका नाम लिया जा सकता है कि ये इस बार जो सरकार बनेगी उसमें मंत्री होंगे? पहले तो आपने एक बात कही कि जो चुनाव परिणाम आया है वो बड़ा ही चौंकाने वाला परिणाम है। इस बात में कोई दो राय नहीं है, क्योंकि पूरे जो भी आंकड़े पहले आए, सर्वे पहले हुए, उन सब में ये दिखाया जा रहा था कि कांग्रेस की सरकार हरियाणा में बन रही है। लेकिन चुनाव परिणाम जैसे ही आया तो सबको चौंका दिया। और इसमें एक और चौंकाने वाली बात है कि हरियाणा सरकार में जो नायब सरकार में मंत्री थे, उन मंत्रियों में से भी ज़्यादातर मंत्री जो हैं वो हार चुके हैं। उनमें से सिर्फ 2 ही मंत्री ऐसे हैं जो दोबारा चुनकर विधानसभा पहुंचे हैं, जिसमें महिपाल डांडा हैं, जो कि हालांकि खट्टर सरकार में वो मंत्री नहीं थे, लेकिन नायब सरकार में वो मंत्री बने। और दूसरे जो खट्टर सरकार में भी और नायब सरकार में भी कैबिनेट मंत्री रहे मूलचंद शर्मा, वो भी अब की बार जीत कर आए हैं। तो ऐसे में ये बड़ी बात हो जाती है कि अब कौन कौन मंत्री बनेगा। हालांकि ये भी लगभग तय सा ही माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री जो होंगे वो लगभग नायब सैनी होंगे। तो नायब सैनी के मंत्रिमंडल में कौन कौन शामिल रहेंगे? मैं यहाँ आपको रोकना चाहूँगा। आपने नायब सैनी का नाम लिया कि मुख्यमंत्री एक बार फिर से हरियाणा के बनेंगे, लेकिन अनिल विज जो 7 बार के विधायक भी रह चुके हैं और अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं, उनकी दावेदारी को मुख्यमंत्री पद को लेकर कैसे देखते हैं? देखिए, अनिल विज भारतीय जनता पार्टी के बड़े चेहरे हैं और अब की बार वो 7वीं बार चुनकर विधानसभा में पहुंचे हैं।
तो ऐसे में उनको नज़रअंदाज तो नहीं किया जा सकता। लेकिन उनकी जो पीछे नायब सरकार जब बनी, खट्टर सरकार में वो कैबिनेट मंत्री थे, और जब खट्टर मनोहर लाल 2014 में मुख्यमंत्री बने, उस वक्त भी ये बड़ी चर्चाएं थी कि अनिल विज जो हैं वो मुख्यमंत्री बनेंगे। 2019 में भी भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही चेहरा तय कर दिया था कि मनोहर लाल खट्टर ही मुख्यमंत्री होंगे, तो फिर वो उनको कैबिनेट में शामिल किया गया और गृह मंत्री हरियाणा का बनाया गया। लेकिन जब 6 महीने पहले मनोहर लाल ने इस्तीफा दिया और नायब सिंह को मुख्यमंत्री बनाया गया, तो उस वक्त इनकी नाराज़गी सामने आई और ये कह रहे थे कि मैं इतना पुराना विधायक हूँ। जब हरियाणा में 1 या 2 विधायक बनते थे तो अनिल विज उसमें होते थे। अनिल विज विधायक भारतीय जनता पार्टी के होते 7 थे। बार विधायक बन हाँ, चुके अब की बार 7वीं बार वो जीत कर हैं। आए कह हैं। सकते हैं 35 वर्ष उनको हो चुके हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल कहा जा सकता है। लेकिन अब जबकि भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही चेहरा तय कर दिया है कि कई बार प्रदेश अध्यक्ष ने भी कहा और भारतीय जनता पार्टी द्वारा बार बार कहा जा रहा था कि नायब सिंह ही मुख्यमंत्री होंगे। तो ये तो लगभग तय है कि मुख्यमंत्री जो है वो नायब सिंह होंगे, लेकिन अनिल विज को इग्नोर नहीं करेंगे, ये देखने वाली बात होगी। और सेकंड, इस बार जो चर्चा एक और भी चल रही है कि हरियाणा में 2 उप मुख्यमंत्री बनाए जा रहे हैं। तो 2 उप मुख्यमंत्रियों में एक अनिल विज हो सकते हैं। तो दूसरा नाम किनका हो सकता है? तो दूसरा नाम जो है देखिए, राव इंद्रजीत सिंह बड़ा चेहरा हरियाणा के हैं और दिग्गज नेता हैं। उनकी बेटी भी जीत कर आई है, तो वो उस प्रकार की अटकलें चली हुई हैं। और यही नहीं, कई बड़े नेता जीत कर आए हैं, जो उसमें कोई भी नाम हो सकता है उप मुख्यमंत्री में। तो ये ऐसा संभव है। तो फिर से उसी सवाल पर लौटते हैं कि जो मंत्रिमंडल होगा उसमें कौन कौन से ऐसे चेहरे हैं जो शामिल हो सकते हैं? देखिए, इसमें कई चेहरे ऐसे हैं जो पहले मंत्री रह चुके हैं। अब उस साइड से अगर देखें तो फरीदाबाद से हैं विपुल गोयल, 2014 में वो मंत्री रहे। और वैश्य समाज से आते हैं, हाँ, उद्योग मंत्री वो 2014 में बने और वैश्य समाज से भी आते हैं, तो उनको मंत्री बनाया जा सकता है। दूसरे राव नरबीर सिंह हैं, 2014 में ही वन मंत्री वे बने, तो हालांकि 2019 में वे विधानसभा नहीं पहुंचे, तो लेकिन अब की बार वे काफ़ी अच्छे मार्जिन के साथ विधानसभा में पहुंचे हैं, उनको मंत्री बनाया जा सकता है। अनिल विज तो बड़ा चेहरा है, वो तो मनपसंद अपनी सीट लेंगे, ऐसा मतलब लग रहा है। इसके अलावा भी अगर यदि बात करें तो जींद साइड में, जो कि जाटलैंड जिसको कहा जाता है, और वहाँ कृष्ण मिड्ढा लगातार तीसरी बार चुनकर वो आए। एक बार उपचुनाव उन्होंने लड़ा, उनकी काफी संभावना इस बार जताई जा रही है कि मंत्रिमंडल। हाँ, बिल्कुल। 2019 से पहले एक बार उपचुनाव में वो जीत कर आए, 2019 जीता, और अब की बार 2024 में भी वे ठीक ठाक मार्जिन से जीत कर आए हैं, तो उनको मंत्री बनाया जा सकता है। पंजाबी चेहरा है। और इसके बाद बल्लभगढ़ से जो जीत कर आए हैं मूलचंद शर्मा, पहले भी कैबिनेट मंत्री हैं, इनका भी लगभग अब की बार मंत्री बनना लगभग तय है। इसके बाद गोहाना से अगर उस साइड से चलें तो गोहाना से अरविंद शर्मा हैं, जो कि 3 बार सांसद रह चुके हैं। रोहतक से रहे हैं, सोनीपत से, हाँ, करनाल से, सोनीपत से और रोहतक से तो देखो दीपेंद्र हुड्डा को उन्होंने हराया था, तो वो अब की बार गोहाना से जीतकर विधानसभा पहुंचे हैं, तो उनको मंत्री बनाया जा सकता है। इसके बाद की यदि संख्या में देखें तो जाटलैंड से ही यदि बात करें, सिद्धों से राम कुमार गौतम दादा जीत कर आए हैं, तो बड़े चर्चित चेहरे ये रहे हैं। और जजपा में रहे, जजपा के विधायक पिछली बार 2019 में वे बने थे, लेकिन अब की बार सीट भाजपा में शामिल हो गई, सीट चेंज हो गई और सिद्धों से वो जीत कर आए हैं। उनको भी ब्राह्मण चेहरा है, वो अच्छे बोलने वाले हैं, वक्ता ठीक ठाक हैं, तो उनको मंत्री बनाया जा सकता है। दूसरी तरफ उधर चले यदि पानीपत में, इसराना सीट से कृष्णलाल पंवार जीत कर आए हैं, जो कि 2014 में से पहले इनेलो छोड़कर भाजपा में शामिल हुए थे। बड़ा चेहरा वो माने जाते हैं और इस 2014 में ही वो जेल मंत्री रहे। तो उसके बाद
उनको 2019 में हार गए, तो 2019 के बाद उनको राज्यसभा भेज दिया गया। अब फिर वो कृष्णाल पंवार जीत कर आए हैं, तो मंत्रिमंडल तो में इस नाम बार भी मंत्रिमंडल में उनका नाम हो सकता है। इसके बाद पानीपत से ही वैसे समीकरण बैठाया जाएगा पार्टी के द्वारा कि एक जिले से एक मंत्री हो, ये ऐसा प्रयास किया जाएगा। सभी जातियों से जो है अलग अलग जो जिनका रुतबा ज़्यादा है हरियाणा में, उन समाज से जो मंत्री बनाए जाए, ऐसा भी प्रयास किया जाएगा। तो दूसरे ही पानीपत ग्रामीण से महिपाल डांडा है, महिपाल डांडा, हाँ, वो भी अब की बार फिर से वो जीत कर आए हैं। हालांकि मनोहर लाल सरकार में वो मंत्री नहीं थे, लेकिन ठीक ठाक बोलते हैं, अच्छे मार्जिन के साथ वो जीत कर अब की बार भी आए। और नायब सरकार में वे उनको मंत्री बनाया गया था, तो उनको भी अब की बार मंत्री पद मिल सकता है। इसके बाद जीटी रोड बेल्ट से ही अगर देखें तो करनाल जिला जो है, करनाल जिला में यदि सभी सीटों का आंकलन किया जाए तो घरोंडा से हरविंदर कल्याण है। हरविंदर कल्याण ने अब की बार हैट्रिक लगाई है, तीसरी बार वो जीतकर विधानसभा पहुंचे हैं और काफ़ी ठीक ठाक उनका अच्छा स्वभाव के कारण, वो नरम स्वभाव के कारण जाने जाते हैं। तो हरविंदर कल्याण को मंत्री पद लगभग मिलना तय है, मिलेगा ही लगभग, ऐसा तय माना जा रहा है। और इसके बाद यदि बात करें तो हरियाणा की राजनीति है और भारतीय जनता पार्टी द्वारा एक शुरुआत भी की गई है कि महिलाओं को भी विशेष रूप से आगे बढ़ाया जाए। तो ऐसे में महिला मंत्री भी बनाई जाएंगी। पहले भी जैसे कलायत सीट से कमलेश डांडा को मंत्री बनाया गया था, उससे पहले पानीपत से कविता जैन सोनीपत से वहाँ से उनको विधायक बनी थी और उनको मंत्री बनाया गया था। अब की बार महिलाओं को लेकर मंत्री बनाने की यदि बात की जाए तो संख्या बढ़ सकती है। संख्या वो कैसे बढ़ सकती है कि अब की बार फर्स्ट नंबर पे जो मैं बात करूं हिसार से कुरुक्षेत्र सांसद नवीन जिंदल की माता सावित्री जिंदल, जो कि देश की सबसे धनवान महिला मानी जाती है, आजाद उम्मीदवार के तौर पर, बेशक आजाद उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ा, लेकिन जो मेरा आंकलन है भारतीय जनता पार्टी द्वारा इनको सपोर्ट किया गया, वहाँ सपोर्ट किया गया और अच्छे मार्जिन के साथ लगभग 20,000 के मार्जिन के साथ ये जीती हैं। और पहले भी 2 बार विधायक रह चुकी हैं, 2005-9 में, और हुड्डा सरकार में उस वक्त ये कांग्रेस में थे तो मंत्री रह चुकी है। अगर नाम सावित्री जिंदल का आया है तो बिजनेस काफ़ी बड़ा है, इनका उद्योग काफ़ी बड़ा है, अगर इनको मंत्री बनाया जाए तो काम ठीक ठाक होंगे, तो ऐसा भी कुछ लोगों के मन में रहता है। और क्या ये भी कारण रहा इनकी जीत का? नहीं, देखिए सावित्री जिंदल का अपना एक रुतबा है हिसार में, इनका अपना सिस्टम है, काफ़ी अच्छी महिला इनको माना जाता है। और दूसरा, बड़ी उद्योगपति हैं और देश में सबसे धनवान महिलाओं में इनका नाम है, सबसे धनवान महिला ये हैं। तो दूसरा मतलब कई ऐसे कारण बन जाते हैं। तीसरा, भारतीय जनता पार्टी का साथ इनको मिला तो ये जीत कर वहाँ पर हिसार से आई हैं तो मंत्री बन सकती हैं। इन्होंने अपना सपोर्ट जो है वो भारतीय जनता पार्टी को कर दिया है, समर्थन जो है वो कर दिया है। और दूसरी तरफ आगे यदि बढ़े तो शाम से श्रुति चौधरी जीत कर आई हैं, किरण चौधरी की बेटी हैं, जो कि राज्यसभा में मेंबर अभी बनी है। और श्रुति चौधरी पहले भी लोकसभा जो सांसद हैं वो रह चुकी हैं, तो किरण चौधरी चाहेगी कि अगर और चौधरी बंसीलाल के की पोत्री हैं। लेकिन मैं यहाँ पे आप एक चीज जानना चाहूंगा, श्रुति चौधरी की आप बात कर रहे हैं कि वो उनको मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। अभी कुछ दिन पहले ही विधानसभा चुनाव के कुछ दिन पहले ही इनकी माता और इन्होंने जो है किरण चौधरी ने और श्रुति चौधरी ने कांग्रेस छोड़ के भाजपा ज्वाइन की थी जी। तो और जब राज्यसभा भेजने की बात आई तो किरण चौधरी को राज्यसभा भाजपा की तरफ से भेजा गया जी। तो क्या लगता है कि उनको राज्यसभा सांसद जब बनाया गया तो उस अब जो मंत्रिमंडल जो तैयार होगा
तो इनकी बेटी का नाम उसमें शामिल हो किया सकता जाए। है। आंकलन आपका भी सही है कि उनको पहले एक पद हम्म। दे दिया जा चुका है कि राज्यसभा सांसद उनकी माता को बनाया गया, तो शाम से इनको टिकट दी गई। तो हो सकता है मतलब नाम मंत्री बनाए, लेकिन एक नाम ये है मंत्री परिषद मंत्री मंडल जो यहाँ का होगा उसमें श्रुति चौधरी शामिल हो सकती हैं। उसके बाद यदि बात करें राव इंद्रजीत सिंह, तो उसको इग्नोर उनको इग्नोर नहीं किया जा नहीं किया जा सकता, और बार बार उनकी तरफ से बयानबाजी भी की आई कि इस एरिया से मैं काफ़ी पुराने नेता वो हैं कि उनको मुख्यमंत्री बनाया जाए। तो उनकी बेटी जीत कर आई हैं, तो वे पूरा प्रयास करेंगे कि उनकी बेटी को मंत्रिमंडल में तो शामिल किया जाए, ऐसा है। और अपनी तरफ से उनकी कोशिश भी होगी, केंद्रीय मंत्री हैं कि आरती राव को मंत्रिमंडल में शामिल। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ये नेचुरल बात है। तो उनका प्रयास रहेगा कि उनको मंत्रिमंडल में शामिल करवाया जाए। उसके बाद एक नाम और है कालका से शक्ति शर्मा का, शक्ति शर्मा, जो कि पूर्व में मंत्री रहे, विनोद शर्मा की पत्नी है, और राज्यसभा सांसद, हालांकि वो जेजेपी कोटे से बने थे, कार्तिकेय शर्मा, तो उनकी माता है। तो इनका नाम भी मंत्रिमंडल में आ सकता है। और ये तो क्या लगता है कि जब जैसे कि जब टिकट बंटवारे की बात होती है, टिकट की सूची जारी की जाती है, उसमें खास तौर पे यह देखा जाता है कि जातिकरण समीकरण है ना, और एक जो महिला को लेके आपने कहा कि महिलाओं की भी भागीदारी हो, उसका भी ध्यान रखा जाता है। तो क्या लगता है कि अब जब मंत्रिमंडल का विस्तार होगा तो ये चीजें वहां भी देखी जाएगी, चाहे वो जातिगत समीकरण की बात हो या फिर महिलाओं की भागीदारी की बात हो? बिल्कुल देखी जाएंगी। ये तो है ही कि कोई भी सरकार जब बनती है तो उसमें सभी जो समाज हैं उनको अग्रणी रूप से लिया जाता है कि कोई भी छूटे ना, कोई भी ऐसा समाज छूटे ना जिसमें भागीदारी सरकार में जिसकी न हो। और एक नाम और छूट जाता है, जैसे जींद से कृष्ण मिड्ढा, वो उनका नाम आया, तो जींद जिले में ही पहली बार नरवाणा में कमल खिलाने वाले कृष्ण बेदी, जो कि पहले शाहबाद सीट से 2014 में वे चुनाव जीते थे। हालांकि बड़ा कम मार्जिन उनका था, 550 या 600 वोट का। तो उस टाइम उनको राज्य मंत्री हरियाणा में बनाया गया था मनोहर लाल सरकार में। नजदीक भी रहे हैं वो, जब मुख्यमंत्री थे मनोहर लाल खट्टर, उनके राजनीतिक सलाहकार भी रहे हैं चुनाव हारने के बाद। पुराने भाजपाइयों में भी जिलाध्यक्ष रहे, मतलब पुराने जीरो ग्राउंड से उनकी मेहनत जो है वो भाजपा के लिए उन्होंने काम किया है। और अब की बार उनकी शाहबाद से टिकट काट दी थी तो काफ़ी नाराज वो हुए थे, लेकिन अब उनको फ़ायदा मिला बाद में जब नरवाना से उनको टिकट मिली, तो नरवाना से ठीक ठाक मार्जिन से वो जीत कर भी आए हैं। और दलित चेहरा है, दलित चेहरा होने का उनको फ़ायदा काफ़ी मिलेगा, और उनको कृष्ण बेदी को मंत्री बनाया जा सकता है हरियाणा सरकार। तो अगर भाजपा की बात की जाए तो कहीं ना कहीं जाटों को साधने की भी कोशिश भाजपा की तरफ से होगी। तो कितने जाट चेहरे लगता है आपको कि मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं, और कौन कौन से वो नाम इनमें से हो सकते हैं? देखिए, इसमें महिलपाल डांडा का नाम तो मुझे लगता है कि जाटों में जो है वो आएगा मंत्रिमंडल में। उसके बाद श्रुति चौधरी का नाम आ सकता है, महिला भी है। और हाँ 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 बिल्कुल। और इसके अलावा एक नाम और रह जाता है ओबीसी समाज से, बरवाला से, क्या नाम, रणबीर सिंह गंगवा, जो कि 2019 में विधानसभा पहुंचे थे और डिप्टी स्पीकर उनको बनाया गया था, पहले राज्यसभा सांसद भी रह चुके हैं। तो उनका नाम भी मंत्रिमंडल में आ सकता है, वे मंत्री बनाए जा सकते हैं। अब जो लिमिटेशन है मंत्रियों की वो तो है ही है, लेकिन इन नामों में से चर्चा जरूर होगी और इनमें से मंत्री जो हैं मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं काफ़ी नाम। तो एक मैं सवाल और आपसे पूछना चाहूँगा जी कि ये कितने मंत्री जो है हरियाणा में बनाए जा सकते हैं? क्या उसकी कोई लिमिटेशन है, या ये निर्भर करता है कि जो सरकार बनी है वो कितने बनाना चाहे? नहीं, सरकार की मनमर्जी नहीं है उसमें। हरियाणा में 12 मंत्री बन सकते हैं और 13वां जो है वो मुख्यमंत्री होंगे। आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि
जैसा कि आपने बताया कि लिमिटेशन जो है सिर्फ 13 जो है मुख्यमंत्री सहित लोग जो है वो मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं। तो ऐसे बहुत से विधायक हैं जो भाजपा में पिछले लंबे समय से हैं, और कोई 2 बार विधायक बना है, कोई 3 बार विधायक बना है। अगर उनके नाम इस मंत्रिमंडल में शामिल नहीं होते, क्योंकि सभी को शामिल नहीं किया जा सकता, जी 13 लोग ही शामिल हो सकते हैं, तो क्या लगता है वो कौन से दूसरे पद होंगे जहां पर उनको सेटल किया जा सकता है? और या फिर जैसे कि टिकट बंटवारे के समय में देखा गया था कि प्रत्याशी जिनको टिकट नहीं मिला वो नाराज दिखाई दिए, है ना? तो कुछ ऐसा मंत्रिमंडल जब का विस्तार होगा वहां भी देखा जा सकता है। देखिए, अब की बार जो भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है, तो चमत्कारित रूप से ऐसा लगता है कि भाजपा सरकार बना रही है। कोई भी ऐसा सर्वे, एग्जिट पोल कोई ऐसा नहीं था जो ये दिखा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी सरकार बना रही है। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा पूरी तरह से आश्वस्त थे कि वे अगले जो मुख्यमंत्री हैं वो मुख्यमंत्री, हाँ, लेकिन नहीं बन पाए। और उनका जब चुनाव परिणाम आया, उनके चेहरे पे जो हाव भाव थे वो बता रहे थे कि वे कितने आश्वस्त थे, ऐसा लग रहा था। और किसानों की यदि बात करें, धान का सीजन है, तो वो लगातार बातचीत भी कर रहे थे व्यापारियों से कि उनकी सरकार आने वाली है, तो किस प्रकार से किसानों को खुश किया जाए कि धान की जो है बिकवाली हो। तो मुझे लगता है कि ज़्यादा नाराजगी तो अब की बार किसी की नहीं होगी, क्योंकि इस प्रकार बहुमत की सरकार है, और 3 जो निर्दलीय विधायक हैं वो भी वहाँ चले गए हैं, साथ चले गए सरकार के। तो लेकिन पार्टी भी ये चाहेगी कि जब जो नहीं मंत्री बने और जो वरिष्ठ लोग जो हैं, जो विधायक बने हैं या फिर चर्चित चेहरे हैं, बड़ा चेहरे हैं, तो उनको जो मतलब मंत्रिमंडल में नहीं जा पाए उनको चेयरमैनी भी दी जाएगी। जैसे पिछली बार हुआ जब जजपा को यहाँ शामिल किया गया, या फिर आज़ाद विधायक जो थे उनको समेटने के लिए, साधने के लिए उनको चेयरमैनी दी गई विधायकों को। इस प्रकार भी वही होगा। तो इस वीडियो में हमने चर्चा की उन नामों की जिनको मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। देवीलाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपने बिजी शेड्यूल से समय निकाला और यह जानकारी हमारे दर्शकों तक। हरियाणा में नई सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार हो चुका है। इस मंत्रिमंडल में मुख्यमंत्री, नायब सैनी सहित 14 लोगों ने मंत्री पद की शपथ ली है। हरियाणा के मंत्रिमंडल में जातीय समीकरण का भी पूरा ध्यान रखा गया है, जिसमें सबसे अधिक ओबीसी समाज के 4 मंत्री और 1 मुख्यमंत्री सहित 5 चेहरों को जगह दी गई है। अगर इस बार के विधानसभा चुनावों की बात की जाए तो भाजपा ने ओबीसी समाज के मुख्यमंत्री नायब सैनी के चेहरे पर चुनाव लड़ा था। जाहिर सी बात है कि भाजपा ओबीसी समाज के वोट बैंक को साधना चाहती थी, जिसमें वह कामयाब भी रही। दलित वोट बैंक भाजपा का पहले से माना जा रहा था, तो वहीं जाट वोट बैंक की भाजपा से कहीं ना कहीं नाराजगी साफ थी। ऐसे में भाजपा को जाट वोट बैंक से कुछ ज्यादा उम्मीद पहले से नहीं थी, फिर भी कुछ जाट वोट भाजपा लेने में कामयाब रही। शायद यही एक कारण रहा होगा कि भाजपा ने 5 ओबीसी चेहरों को मंत्रिमंडल में जगह दी है। इनके अलावा 2 ब्राह्मण, 2 दलित, 2 जाट चेहरों के साथ साथ 1 पंजाबी, 1 राजपूत और 1 बनिया चेहरे को भी मंत्रिमंडल में रखा गया है। पहले बात करते हैं पंजाबी चेहरे की। पंजाबी समाज से अनिल विज को मंत्रिमंडल में जगह दी गई, जहां 2014 और 2019 में भाजपा ने हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर, जो पंजाबी समाज से संबंध रखते हैं, उन्हें मुख्यमंत्री बनाया था, तो वहीं गृह मंत्री अनिल विज रहे थे। लेकिन 2024 के हुए लोकसभा चुनावों में मनोहर लाल खट्टर को करनाल से लोकसभा का चुनाव लड़ाया गया और नायब सैनी को मुख्यमंत्री बनाया गया था। इसलिए इस बार मंत्रिमंडल में सिर्फ अनिल विज ही एकमात्र पंजाबी होंगे। अनिल विज अंबाला कैंट से 7 बार विधायक बन चुके हैं, जिस कारण उनकी मंत्रिमंडल में दावेदारी भी मजबूत नजर आती है। अनिल विज को हरियाणा के गब्बर के नाम से भी जाना जाता है। श्याम सिंह राणा, राजपूत समाज से श्याम सिंह राणा को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। रादौर से विधायक श्याम सिंह राणा राजपूत समाज के बड़े नेताओं में शुमार है। उनको हरियाणा की राजनीति का एक लंबा तजुर्बा है।
जिसके चलते भारतीय जनता पार्टी ने उनको अपने मंत्रिमंडल में शामिल किया है। पूर्व मंत्री कंवरपाल गुर्जर की हार के बाद यमुनानगर जिले के अंतर्गत आने वाली रादौर विधानसभा से विधायक बनने के बाद उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। श्याम सिंह राणा के राजनीति में आने से पहले की बात करें तो वह एक किसान के तौर पर जाने जाते थे। किसान परिवार से आने के चलते वह 2020 में हुए किसान आंदोलन का समर्थन करते भी दिखे, जिसके चलते उन्होंने बीजेपी को छोड़ दिया था। लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को मालूम था कि श्याम सिंह राणा हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार सरकार बनाने में अपनी अहम भूमिका निभा सकते हैं, जिसके कारण भाजपा द्वारा उन्हें मनाया गया। श्याम सिंह राणा के राजनीतिक कैरियर की बात करें तो श्याम सिंह राणा ने 2009 और 2014 के विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी से चुनाव लड़ा था, जहां उन्हें 2014 में जीत मिली थी। विपुल गोयल बनिया समाज से संबंध रखते हैं। उन्होंने 2014 हरियाणा विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ा था, जहां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के आनंद कौशिक को हराकर जीत हासिल की थी। विपुल गोयल को 22 जुलाई 2016 को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की सरकार में फेरबदल और विस्तार के दौरान कैबिनेट मंत्री के रूप में नामित किया गया था। उन्हें उद्योग और वाणिज्य मंत्रालय, पर्यावरण मंत्रालय और उद्योग प्रशिक्षण मंत्रालय सौंपा गया था। हालांकि 2019 के विधानसभा चुनाव में उनका टिकट काट दिया गया था। रणवीर सिंह गंगवा प्रजापति समाज से हैं। वे 2010 से 2014 तक इंडियन नेशनल लोकदल से राज्यसभा के सदस्य रहे हैं। वे 2014 में हरियाणा विधानसभा सदस्य चुने गए थे। उन्होंने तत्कालीन विधायक और मंत्री संपत सिंह और जसमा देवी को हराया था। इसके अलावा वे 2019 में हिसार के नलवा विधानसभा से जीते थे। वे 2019 के चुनाव से ठीक पहले भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे। आरती राव हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री राव वीरेंद्र सिंह की पोती हैं। वह एक शूटर हैं और 15 बार नेशनल चैंपियन रह चुकी हैं। वे पैरा स्पोर्ट्स एसोसिएशन की अध्यक्ष भी हैं। आरती राव का जन्म 3 जुलाई 1979 को हरियाणा के रेवाड़ी में हुआ था। उनके पति हिम्मत सिंह एक बिजनेसमैन हैं। उनके दादा राव वीरेंद्र सिंह और केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह राजनीति में सक्रिय हैं, जिनके भाजपा में रहते हुए अलग अलग धड़े माने जाते हैं और आरती राव इंद्रजीत सिंह के धड़े से आती हैं। आरती राव 2014 में रेवाड़ी विधानसभा से चुनाव लड़ना चाहती थी, लेकिन पार्टी ने उन्हें टिकट नहीं दिया था। राव नरबीर सिंह अहिर समाज से आते हैं। उन्हें हरियाणा की 2014 भाजपा सरकार में लोक निर्माण विभाग का मंत्री बनाया गया था। उन्होंने 2014 के हरियाणा विधानसभा चुनावों के दौरान बासापुर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार के रूप में जीत हासिल की थी। इनको भी विपुल गोयल की तरह 2019 में टिकट नहीं मिला था, लेकिन इस बार उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। राव नरबीर सिंह के राजनीतिक जीवन की बात करें तो 1987 में जाटूसाना और 1996 में सोहाना से विधानसभा चुनाव सफलतापूर्वक लड़ा। इससे पहले उन्होंने 1987 में राज्य गृह मंत्री और 1996 में हरियाणा सरकार में परिवहन, खाद्य एवं आपूर्ति और सहकारिता मंत्री का पदभार संभाला था। वे 26 वर्ष की आयु में राज्य गृह मंत्रालय का पदभार संभालने वाले देश के सबसे युवा निर्वाचित प्रतिनिधि बने थे। उन्होंने 2009 में गुड़गांव से लोकसभा चुनाव लड़ा, लेकिन असफल रहे। राजेश नागर को स्वतंत्र प्रभार से हरियाणा मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। 2019 में विधायक राजेश नागर ने कांग्रेस के ललित नागर को 33,841 वोटों के अंतर से हराया था। उनका कारोबार बिल्डर और डेवलपर का है। नागर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल और नायब सैनी के करीबी माने जाते हैं। वर्ष 2014 में पहली बार भाजपा से चुनाव लड़े थे, लेकिन कांग्रेस प्रत्याशी ललित नागर से हार गए थे। वर्ष 2019 में भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ा और पहली बार विधायक बने। 2024 में पार्टी ने दोबारा इन पर भरोसा जताया। राजेश नागर को चुनाव में कुल 94,229 वोट मिले। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी निर्दलीय प्रत्याशी ललित नागर को 37,401 मतों से शिकस्त दी और दूसरी बार लगातार विधायक बने।
मूल रूप से तिगाव के रहने वाले नागर वर्तमान में बदौला में रहते हैं। वह गुर्जर समाज से संबंध रखते हैं। महिपाल डांडा। पानीपत ग्रामीण के विधायक महिपाल डांडा ने हरियाणा की नई सरकार में मंत्री पद की शपथ ली है। लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री नायब सैनी की टीम में शामिल हो गए हैं। महिपाल डांडा ने 1980 के दशक में आरएसएस की युवा शाखा के साथ अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत की थी। वे कॉलेज के समय एबीवीपी के प्रदेश सह मंत्री बने। स्नातक के बाद भारतीय जनता युवा मोर्चा से जुड़ गए। उनको युवा मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। इसके साथ पहले भाजपा के किसान मोर्चा की जिलाध्यक्ष और फिर प्रदेश अध्यक्ष भी बने थे। डांडा ने दारा सिंह रावल को 36,132 वोटों से हराया था। 2019 के चुनाव में उनका टिकट कटने की चर्चा भी चली। बीजेपी आला कमान ने उन पर भरोसा जताया और उनको टिकट दिया। उन्होंने देवेंद्र कादियान को 21,961 वोटों से हराया। उनके मंत्री बनने की चर्चाएं भी उस समय खूब चली, लेकिन वो इस रेस से बाहर हो गए। 2024 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने जीत की हैट्रिक लगाई और अब उन्हें फिर से मंत्री पद दिया गया है। श्रुति चौधरी। श्रुति चौधरी पूर्व मुख्यमंत्री बंसीलाल परिवार से है। वह राज्यसभा सांसद किरण चौधरी की बेटी हैं। कांग्रेस में इस परिवार का लंबा सफर रहा, लेकिन लोकसभा चुनाव में बेटी को टिकट न मिलने से नाराज किरण चौधरी ने बेटी श्रुति चौधरी संग कांग्रेस को अलविदा कह भाजपा का दामन थाम लिया। श्रुति पहले वकील के तौर पर प्रैक्टिस करती थी। 2005 में अपने पिता की मौत के बाद राजनीति का रुख किया और कांग्रेस पार्टी ने 2009 के चुनावों में भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट से उन्हें टिकट दिया। मुख्य रूप से क्षेत्र में परिवार के लिए मौजूदा सद्भावना के परिणाम स्वरूप उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी इंडियन नेशनल लोक दल के अजय सिंह चौटाला को 55,097 वोटों के अंतर से हराया। इसी सीट से उनके दादा पूर्व मुख्यमंत्री बंसीलाल 3 बार और उनके पिता 2 बार जीत चुके थे। इस हरियाणा विधानसभा चुनावों में तोसाम विधानसभा क्षेत्र से श्रुति चौधरी ने कांग्रेस उम्मीदवार को 14,257 मतों से हराकर जीत हासिल की। श्रुति चौधरी के मंत्रिमंडल में शामिल करने की एक वजह जाट और महिला दोनों के जातीय समीकरण को साधना भी है। कृष्ण बेदी। कृष्ण बेदी दलित समाज से आते हैं। उन्होंने 2014 में शाहबाद क्षेत्र से भाजपा के प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ा था, जिसमें उन्होंने जीत हासिल की थी। वह मनोहर लाल के करीबियों में से एक थे, जिसके चलते उनको हरियाणा मंत्रिमंडल में शामिल किया गया था। वो भाजपा में हरियाणा के एक बड़े दलित नेता भी हैं। 2019 विधानसभा चुनाव में उन्होंने शाहबाद से एक बार फिर से चुनाव लड़ा, लेकिन इस बार हार का मुंह देखना पड़ा। 2024 में वह शाहबाद विधानसभा से भाजपा की टिकट मांग रहे थे, लेकिन इस बार भाजपा ने उनको नरवाना विधानसभा से अपना प्रत्याशी बनाया। 2014 की तरह 2024 में भी उनको विधायक बनने के बाद मंत्रिमंडल में लिया गया है। वो एससी समाज के भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं में शामिल है और पहले भी वह मंत्री रह चुके हैं। ऐसे में पहले ही अनुमान लगाया जा रहा था कि कृष्ण बेदी को इस बार भी हरियाणा सरकार के मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। कृष्णलाल पुवार। कृष्णलाल पुवार भी दलित समाज से संबंध रखते हैं। 2009 में उन्होंने इसराना सीट से चुनाव लड़ा और एक स्वतंत्र उम्मीदवार बलबीर को हराकर विधायक के लिए चुने गए। 2014 विधानसभा चुनाव में वह इसराना क्षेत्र से हरियाणा विधानसभा के लिए फिर से चुने गए। उन्होंने कांग्रेस के बलबीर सिंह को हराया। बाद में वह परिवहन, आवास और जेल मंत्री बने। 2019 में भी उन्होंने भाजपा की टिकट पर चुनाव लड़ा, लेकिन उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा, जिसके बाद 2020 में उनको राज्यसभा सांसद चुना गया। 2024 में एक बार फिर वह इसराना विधानसभा से भाजपा के लिए चुनाव लड़े और विधायक बने। अब नायब सैनी की सरकार में मंत्री पद की शपथ ली है। अरविंद शर्मा। अरविंद शर्मा ब्राह्मण समाज से संबंध रखते हैं। वह रोहतक, करनाल और सोनीपत से सांसद भी रह चुके हैं। इस बार उन्हें विधानसभा चुनाव लड़ाया गया था, जहां उन्होंने जीत दर्ज की। इस चुनाव में उन्हें गोहाना से टिकट दिया गया और इस विधानसभा चुनाव में गोहाना और गुहाना की जलेबी की चर्चाएं जोरों पर रही। राहुल गांधी ने इस जलेबी का जिक्र अपने भाषणों में किया था, लेकिन इस जलेबी की मिठास भाजपा को चखने को मिली।